अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा क्लोज हो गया था। इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं और कुछ न्यू होंगे। देखिए पहला 8.1, व्हाट फीचर डू लॉन्गिट्यूडनल वेव हैव इन कॉमन विद द ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कौन सी जो फीचर्स हैं वो कॉमन है। लेकिन बोथ आर मैकेनिकल वेव्स, दोनों मैकेनिकल वेव्स हैं। बोथ ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट नॉट मैटर। Both produce disturbance in the medium through which they travel. The relation V is equal to f lambda hold for both waves, where V is the speed, f is the frequency and lambda is the wavelength. ये कुछ शेप ड्रॉ की गई हैं और बताया कि इसमें जो यानी वेव फॉर्म है ये क्या शो करती है। खैर ये तो डायग्राम वाला, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8.3, इज इट पॉसिबल फॉर टू identical waves traveling in the same direction along a string to give राइज टू स्टेशनरी वेव। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो वेव्स जो हैं वो आइडेंटिकल हों और सेम स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो मूव कर रही हों एक ही लाइन के अंदर, एक ही डायरेक्शन में, तो क्या वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। देखें स्टेशनरी वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब दो आइडेंटिकल वेव्स जो हैं वो सेम मीडियम में अलॉन्ग द सेम लाइन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो देन वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर नो पहले, फिर उसके बाद आप लिखेंगे द स्टेशनरी वेव्स आर नॉट प्रोड्यूस व्हेन द टू आइडेंटिकल वेव्स आर ट्रैवलिंग द same direction, because in order to produce stationary waves two identical waves should travel in opposite direction। तो उन्हें opposite direction में मूव करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी, वो तो फिर इंटरफेरेंस ही होगा। नेक्स्ट देखिए, वेव इज प्रोड्यूस along a stretch string but some of the its particle permanently shows zero displacement, what type of wave is it। एक वेव है जिसको एक स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस किया गया है, तो उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। वो वेव किस तरह की है, देखें वो ट्रांसफर स्टेशनरी वेव है, और स्टेशनरी वेव्स के ऊपर जो पॉइंट्स परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं वो नोड कहलाते हैं, और जो मैक्सिमम शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट वो एंटी नोड कहलाते हैं। इट विल बी द स्टेशनरी वेव्स बिकॉज इन स्टेशनरी वेव सम पॉइंट्स विल रिमेन परमानेंटली एट ज़ीरो परमानेंटली एट रेस्ट, यानी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड नोड। आगे चलिए, एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट, ट्रफ, ट्रफ के स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, नोड एंड एंटी नोड। तो ये चार जो टर्म्स हैं इनको आपने एक्सप्लेन करना है। देखें ट्रांसफर वेव्स के अंदर जो मीन पोजीशन से अपर पार्ट था वेव का उसे हम क्रस्ट कहते हैं, लोअर पार्ट को ट्रफ कहते हैं। इसी तरह जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस की जाएंगी स्ट्रिंग के ऊपर, तो उसके अंदर जो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स होंगे उनको नोड, और जो मैक्सिमम वाले होंगे उनको एंटी नोड कहा जाएगा। अपर पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर वेव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट, lower portion of the transfer waves from the mean position is called trough, or node. The point at which the displacement of the stationary wave is zero is called node. The point at which the displacement of the stationary wave is maximum is called antinode. नेक्स्ट है जी, why does the sound travel faster in solid than in gases। सॉलिड में जो है ना स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा क्यों होता है। देखें जी, सॉलिड के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड के लिए, क्योंकि मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं ऑलरेडी। ऑल्दो उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, लेकिन उन्होंने इतना मूव ही नहीं करना जिससे उनको डेंसिटी का जो है ना इतना फैक्टर जो ना वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस के अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो कंप्रेस हो सकती हैं। और डेंसिटी डेफिनेटली अगर है तो हैवी गैसेस हैं तो डेफिनेटली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैवी के। तो ये जो रेशो है ई ओवर रो, ये सॉलिड के लिए हमेशा जो है ना वो गैसेस की बनिस्बत ज़्यादा रहती है, और सॉलिड का अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैसेस की स्पीड ऑफ साउंड से जो है ना वो कंपेयर करें तो इनमें 15 टाइम का फ़र्क है। तो देखें हमारे पास ये फार्मूला है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर रो। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी सी दैट स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एज द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर फॉर द सॉलिड एज कम्पेयर टू गैसेस, एंड डेंसिटी इज आल्सो ग्रेटर फॉर सॉलिड। सो द इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी, थस द साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस। तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो सॉलिड के लिए ये रेशो ज़्यादा रहती है हमेशा। नेक्स्ट है जी, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बीट्स कैसे यूज़फुल हैं एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए। देखें वेरियस टाइप्स के जो यानी कि ट्यून प्रोड्यूस की जाती है बाय चेंजिंग लेंथ ऑफ द कॉलम। यानी जैसे आप स्ट्रिंग अगर आप देखें गिटार है, उस पर आप जो स्ट्रिंग्स हैं उसको टाइट या लूज़ करते हैं, जिससे फ्रिक्वेंसी चेंज होती है और साउंड की क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर नोट जो है ना आप एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो है ना वो जब आप साउंड करते हैं
डेफिनेटली एक आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो आपको मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉन हो, और एक जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन हो, दोनों को आप एक साथ जो है ना वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करें, तो डेफिनेटली जो उनके दरमियान फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा वो बीट्स होंगी, उनको रिकॉर्ड करें। तो बीट फ्रीक्वेंसी नोट करने के बाद जब जो इंस्ट्रूमेंट आपका ट्यून्ड है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, उसको एडजस्ट करें कि जब तक आपको कोई बीट सुनाई ना दे। तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की जो आपने फ्रीक्वेंसी सेट की है, इस टाइम दूसरा जो अननोन फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल सेम एज इट है, इसलिए कोई बीट सुनाई नहीं दे रही। इस तरह आप एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर सकते हैं। देखिए, इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वेरियस नोट्स कैन प्रोड्यूस by changing the length of the air column to get a particular note. A standard instrument is taken and is sounded together with the musical instrument which is to be tuned. The number of beats produced per second are recorded. The frequency of the instrument to be tuned is so adjusted that it gives no beats with the standard instrument. So the musical instrument is tuned to the particular frequency with the help of the phenomena of beats. Next आ जाएं 8.8. When two nodes of frequency f1 f2 are sounded together, beats are formed. If f1 greater than f2, what will be the frequency of the beats? तो इनमें से बताना है आपने कौन सा फार्मूला सूट करता है बीट्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो दो ट्यूनिंग फोर्क या दो सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है उसके बराबर होती है। नंबर ऑफ बीट्स बराबर है f1 माइनस f2। नेक्स्ट थ्री देखें जी 8.9. एज द रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस एक्सप्लोजन एंड ऑब्जर्वर सेंस ग्राउंड टिमोर एंड देन हेयर द एक्सप्लोजन एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस। कह रहे एक डिस्टेंस पे एक्सप्लोजन होता है तो एक जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड से पहले उसकी वाइब्रेशन फील कर लेता है, लेकिन उसका आवाज़ बाद में सुनाई देती है। इसका डिफरेंस जो है वो टाइम डिफरेंस जो है ना एक्सप्लेन करें। ये वही बात है कि साउंड जो है ना वो फास्टर ट्रैवल करती है इन सॉलिड एज़ कम्पेयर टू इन गैसेस। तो डेफिनेटली वो जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी साउंड फ्रॉम अर्थ जो है ना वो पहले उसको रिसीव हुई, और दूसरा थ्रू गैसेस यानी एयर जो एयर में से जो साउंड आई वो उसने स्पीड उसमें उसकी स्पीड कम थी, डेफिनेटली वो साउंड जो है ना बाद में सुनाई दिया। तो फ्रॉम अर्थ जो है ना वाइब्रेशन उसकी ड्यू टू साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन जो है ना वो सॉलिड के अंदर, तो और बाकी एयर के अंदर वो गैसेस के अंदर साउंड है। तो डेफिनेटली जो डिफरेंस है वो इसी की वजह से है। वी नो डैट साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड एज कम्पेयर टू गैसेस, सो द टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू डैट waves produced by the explosion reach through solid ground much faster than the sound waves traveling through air. Next है 8.10. explain why sound travel faster in warm air than in cold air. वार्म एयर के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा क्यों आता है? देखें यहाँ फार्मूला v इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा p ओवर रो। गैमा ये r लिखा हुआ है, मिस्टेक होगी, गैमा कर लीजिएगा इसको। अच्छा देखिए, गैमा जो है वो कोफिशिएंट है, मतलब वो कांस्टेंट है, वो बताता है आपको कि CP ओवर CV, जिसमें टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो कंपनसेट किया जाता है। देखें जो गैसेस ज़्यादा टेम्परेचर पे होंगी डेफिनेटली उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जो डेंसिटी है गैस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के साथ v के साथ। तो डेंसिटी जब कम होगी डेफिनेटली गैस हल्का होगी, ज़्यादा रैंडम मोशन उसकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसलिए वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इन वार्म एयर एज कम्पेयर टू इन कोल्ड एयर। कोल्ड एयर में ये होगा कि मालिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होगी तो उसकी मूवमेंट कम होगी, तो दैट्स वाई जो है ना स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगा। नेक्स्ट देखिए 8.11 जो लास्ट है, हाउ शुड ए साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो डैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। एक सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के लिहाज से किस तरह मूव करे कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है उनके दरमियान वो चेंज ना हो। हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था जिसमें सोर्स और साउंड के दरमियान रिलेटिव मोशन की वजह से पेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाती है, तो उसको हम डॉपलर शिफ्ट का या डॉपलर इफेक्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे सेम वेलोसिटी के साथ तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो उनके दरमियान फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं आएगा, पेरेंट का और रियल का सेम रहेगा। या फिर यूँ कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन ये पॉसिबल है कि एक चीज़ जो है ना वो सेंटर पे और दूसरी चीज़ जो है ना उसके गिर्द सर्कल में जो है ना वो चक्कर लगाने लग जाए, यानी मीन्स के ऑब्जर्वर जो है वो एक पॉइंट पे जो है ना वो बैठ जाए और दो सोर्स ऑफ साउंड हो उसके गिर्द सर्कल पाथ में जो है ना चक्कर लगाए और साउंड प्रोड्यूस करे, तब भी उनका डिस्टेंस जो है ना वो चेंज नहीं होगा, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी। तो डेफिनेटली तब भी जो है ना वो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।